मिफ्ता इस्माइल साहब भी चीख रहे हैं कि जी ये तो नहीं होना चाहिए था, और बाकी लोग भी चीख रहे हैं, कुछ इसलिए क्योंकि शायद फ़ौज को अब तो तकलीफ़ होगी, कुछ इसलिए क्योंकि वैसे ही डेवलपमेंट के लिए पैसे कम हो जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास, और तीसरा ये कि एक असेसमेंट है कि जो सिंध हुकूमत है या जो KP की हुकूमत है वो जो पैसे उनको मिलते हैं वो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, करप्शन में चले जाते हैं। ये भी तो इल्ज़ाम है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो, और खसूसन पीपल्स पार्टी के ऊपर और पुराने ज़माने में नून लीग के ऊपर भी। तो अब बात यह है कि एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट को अब सख्त ज़रूरत है पैसों की, और IMF भी आके ये कह रहा है, आपने IMF का जिक्र किया, IMF भी आके ये कह रहा है कि इसको रिवर्स करो जी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस को कम पैसे दे, प्रोविंसेस को कहें खुद अपने पैसे इकट्ठे करें, टैक्स लगाएं, प्रोविंशियल टैक्सेस लगाएं, ये करें वो करें, और फेडरल गवर्नमेंट की जान छोड़ें। एक तरफ तो कहते हैं हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और पैसे दे हमें, तो ये पुराना सिस्टम वापस लेके आएँ, ये पैसे वापस करें। अभी भी ये हो ये गया है कि NFC में तो पैसे मिलते ही कम अगर ये वापस चले जाएँ, मगर हुआ ये है कि अब ये कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट कि जब तक ये NFC अवार्ड जो है इसको हम रिवर्स नहीं करते जी, तो फिर हम ये कहेंगे प्रोविंसेस को कि जो पहले आपको मिल रहे हैं 57.5%, हम तो पहले ही काट के आपको देंगे, आप रोते रह जाइएगा, आप आए हैं हमारे पास, मेरे पैसे रह गए हैं जी, जैसे आज KP वाले पहुंच गए हैं कि जी हमें पैसे हमारे आपने देने हैं। इसी तरीके के साथ वो बाकी प्रोविंसेस के जो पैसे हैं जो उनको मिलने चाहिए थे उनमें से भी इन कटौतियाँ होनी शुरू हो गई, तो वो डिफेक्टो जो है वो उन्होंने कर ही लिया है कि पैसे कम जा रहे हैं प्रोविंसेस को। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ ये IMF और नेशनल इंटरेस्ट ये एक तरफ, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट है प्रोविंसेस का। तो अब आपने जो सवाल खड़ा किया है तो बड़ा अहम है कि एक सिंध की हुकूमत वो नहीं मानेगी इस चीज़ को, एक KP की हुकूमत नहीं मानेगी, बिकॉज दोनों हुकूमतें जो हैं वो PDM का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अगर PDM का हिस्सा भी होती तो इस चीज़ के ऊपर जरदारी साहब ने कभी नहीं मानना था। ये तो उनका एक खसूसी सिंधी नेशनलिस्ट कार्ड है जो उन्होंने प्ले किया था 2010 में, और आज तक उसकी वो क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने चालाकी ये की थी कि जब ये कार्ड प्ले किया साथ ही साथ उन्होंने एक और कार्ड भी क्लियर कर दिया, वो ये उन्होंने अपने जो पावर्स थे प्रेसिडेंसी के 58(2)B जिसके तहत आप गवर्नमेंट को डिसमिस करते थे, उन्होंने कहा जी मैं कुर्बानी करता हूं, लेट गो कर दिया, मैंने ये फेडरल गवर्नमेंट ये जो काम होता है मैंने छोड़ दिया, मगर आप प्रोविंसेस को एम्पावर करें। हुआ ये कि प्रोविंसेस को पैसे तो मिलने शुरू हो गए, मगर जो डिवोल्यूशन होनी थी मिनिस्ट्रीज की और जिम्मेदारियां की वो फेडरल गवर्नमेंट ने की नहीं। अगर वो कर देते तो ये फिर पैसे फेडरल गवर्नमेंट के बच जाते जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज के ऊपर लगे हुए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। डिवोल्यूशन हो गई है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डिवॉल्व हो गया है, वो अब चला गया प्रोविंसेस के पास। फेडरल गवर्नमेंट अभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना के बैठी हुई है, पैसे वहाँ खर्च कर रही है। इस किस्म की एजुकेशन है, एजुकेशन भी सारी चली गई है प्रोविंसेस के पास। फेडरल गवर्नमेंट अभी भी हायर एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन के बजट्स अरबों रुपए के बजट्स बना रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब है फेडरल गवर्नमेंट ने एक तरफ तो पैसे दे दिए, दूसरी तरफ अपने पैसे कम ना किए जो खर्चे थे, और ये क्राइसिस आ गई। अब फौज कहती है या आपने खर्चे कम करें और फेडरल पूल को बढ़ाएं, नहीं तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए भी पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोविंसेस तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं करती। ठीक है ना, ये तो सारी फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो इसी तरीके के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बनने जा रहे हैं बिटवीन पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ऐसे लगता है आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे पीपल्स पार्टी ये पहले फोर्सी कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कैबिनेट से भी बचा लिया। वो IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं बन रहे, स्मार्टली वो खेले हैं अभी तक। और ये जो बातें अभी तक IMF के साथ डिस्कस हुई हैं, चाहे वो NFC अवार्ड को रिवाइज़ करना हो, या वो 18th अमेंडमेंट की बात हो, या वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो, इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सब पहले दिन से जानते हैं। बिल्कुल। तो इन 4 दिनों में कैसे ये कोई अप्रूवल ले या दे सकते हैं, और IMF प्रोग्राम का क्या बनेगा जब पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो है ना, सपोर्ट तो चाहिए ही होगी पीपल्स पार्टी की। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के भाई लोग जो हैं वो उनको जब ये बात की जाए, अगर गली कोई नहीं उनकी ऐसी तैसी करेंगे जो हम कहेंगे, ये वहाँ एटीट्यूड है। अब शहबाज साहब तो कहते हैं ठीक है, मगर सरदारी साहब इतनी जल्दी जिन्होंने कहना लम्बे नहीं पै जाएंगे, सरेंडर नहीं कर दे, ना ना ना। जरदारी साहब ने गेम खेलनी है पूरी। वो प्रेसिडेंसी में बैठ गए, उन्होंने आते सार अपना पहले उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक झलक दिखाई थी। वो झलक ये थी कि जब बजट पास हो रहा था
उस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट का, तो उस वक्त पीसीबी की चेयरमैनशिप का इशू बना था जी। जरदारी साहब ने कहा कि ये हम चेयरमैन लगाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि भाई मैं पैटर्न हूँ पीसीबी का, प्राइम मिनिस्टर होता है जो भी हो, तो ये आईपीसी मिनिस्ट्री मेरे अंडर आती है, तो हम अपॉइंट करेंगे चेयरमैन को। तो उन्होंने कहा नो सर, आईपीसी मिनिस्ट्री अंडर द फार्मूला हमारे पास है, हमारा मिनिस्टर है मजारी साहब, हम फैसला करेंगे कि चेयरमैन कौन लगना है। और उन्होंने अपनी हाँ मनवाई, उन्होंने ज़का अशरफ साहब को मनवाया और शहबाज साहब पीछे हट गए। वो तो एक झलक थी। तो इसका मतलब एक जरदारी सब पे भारी। हाँ, अब उन्होंने दूसरी झलक दिखा दी आपको। ठीक है, पहले उन्होंने वो दिखाई कि जी जो मैं कहना करो, नहीं तो देखो। दूसरी चीज़ ये, और उस वक्त बाय द वे दे वर नॉट इवन पार्ट ऑफ पीडीएम, वो तो बाहर आ गए थे उस वक्त, फिर भी देखे उनका कितना था पावर। दूसरी चीज़, क्योंकि उस वक्त बजट आ रहा था ना, तो इसहाक डार साहब की टांगे कांपने टांग रही थी कि जी अब अगर पीपल पार्टी ने सपोर्ट ना किया तो क्या होगा। तो वो जनाब ये ओ जी वो जो गड़बड़ कर रहे हैं वो तो धमकी दे रहे हैं, वी हैव टू एग्री टू व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, अब आइए आगे बात। तो जरदारी साहब ने ये पहला नई हुकूमत के साथ जैसे कहना एक पत्ता चलता है, और उन्होंने देखा कितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर रिवर्स करवा लिया। तो आप सोचिए कि कितना पावर है। आगे आइए, नवीद कमर साहब एक ज़माने में प्राइवेटाइजेशन के हेड रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन प्राइवेटाइजेशन से बड़ी, इसीलिए उनको लगाया था जरदारी साहब ने अपने दौर में कि कोई प्राइवेटाइजेशन वो नहीं करनी जिसके साथ पीपल्स पार्टी का नुकसान हो जाए। अब क्यों पीआईए के ऊपर ये अपोज्ड है टू प्राइवेटाइजेशन? पीआईए के अंदर ज़्यादातर जो भर्तियाँ हुई हैं वो पीपल्स पार्टी ने की हैं। अगर वहाँ 5,000 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 15,000 लोग हैं, इसीलिए वो लॉसेस में है। जब उसको आप कम करने जाते हैं तो अदालतों में चले जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती है, और अदालतें जो है वो साथ लेती है। जाहिर है अंडरडॉग्स, ये हमारी एक, तो पीपल्स पार्टी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। अगर उसके साथ बेरोजगारी होगी और पीपल्स पार्टी के लोग जो भर्ती हुए हैं वहाँ, उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने पहले ही बिलावल भुट्टो ने शोर डाल दिया था कि वी डोंट वांट द प्राइवेटाइज, वी आर अपोज्ड टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए। इसी तरीके के साथ और भी चीज़ें हैं लाइक स्टील मिल, वहाँ भी एमक्यूएम के लोग भरे हुए हैं। एमक्यूएम ने अपोज करनी है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल्स। तो ये इस किस्म की चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं इस मुल्क के अंदर, जहाँ सियासी जमातों ने भर्तियाँ की हुई हैं, जहाँ से वोट मिलते हैं उनको, जहाँ से उनके सपोर्ट बेसिस है, और उसे मुल्क का नुकसान हो जाए मगर उनको अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करनी है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी पीपल्स पार्टी स्मूथ रनिंग नहीं होने देगी, वो नहीं इसको चलने देगी। हाँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब से काम करवा लेती है, जरदारी साहब से नहीं करवा सकती, ये समझ नहीं आ रही। किसी के लिए गर्म, किसी के लिए नरम। तो अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब से काम करवाना है, ठीक है ना, आप यही तो कह रही है ना जी। तो फिर वो कैसे करवाएंगे? कैसे? अब इस्टेब्लिशमेंट भी तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। इस्टेब्लिशमेंट तो कल अगर चाहे तो ये जरदारी साहब का सारा महल उल्टा सकती है, मगर और उनके पास तरीके हैं, अभी भी केसेस चल रहे हैं। अब वो और बात है कि प्रेसिडेंसी जो है वहाँ इस्तिस्ना होता है उनको, मगर ये बाकी लोग तो बैठे हुए ना बाहर। और याद आपको रहे, एक बात कभी मत भूलिएगा कि यही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी कर दी थी सिंध के अंदर। और वहाँ है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने एक पेपर लिखा था जो कि फिर उस वक़्त के जो डीजी रेंजर्स थे बिलाल अकबर साहब, उनके हवाले किया गया कि 200-250 अरब रुपए की करप्शन हो रही है सिंध गवर्नमेंट के अंदर, और वो कह रहे हैं कि ये पैसा जो है इवेंचुअली टेररिज्म की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको रोका जाए। और फिर जरदारी साहब और उनके करीब साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको किसी को पकड़ दकड़ हुई, कोई भाग गए, और चीखें निकल गई थी जरदारी साहब की हुकूमत की उस वक्त। तो बात यह है कि वो तो जब चाहें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इतना पावर है एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन अभी चाह नहीं रहे। तो अभी मेरा ख्याल है ये जरदारी साहब को भी इस बात का पता है कुछ कशमकश होगी। उस कशमकश के अंदर जरदारी साहब क्या देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को और क्या लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। शहबाज शरीफ साहब को बाद में पता चलेगा कि उनके साथ हाथ हो गया, कि वो एस्टैब्लिशमेंट से क्या लेके एस्टैब्लिशमेंट को क्या देंगे, और उसका नुकसान जो है वो शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम गवर्नमेंट का हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि मैंने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। और अगर उन्होंने इस वक्त नूंगली के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई तो जरदारी साहब को भी इशारा समझ आ जाएगी। तो अब आगे देखें कि ये जो कशमकश अब शुरू हो गई है, ये दरअसल कशमकश शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है जरदारी साहब की,
ये लेन देन है, ये डील मेकिंग है। ये रेजिस्टेंस जो है इट इज़ ओनली ऑन द सरफेस, अंदर से डीलें करनी है। और क्या पता आपको कल को कोई ऐसा इरसा का चेयरमैन लग जाए जो कि एक्सेप्टेबल हो जरदारी साहब को और सिंध को, जो कि इनके तहफ़्ज़ात हैं वो करके, और जो फ़ौज को जो चीज़ें चाहिए वो भी उनको मिल जाएं, चोलिस्तान भी आबाद हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ये समझता हूँ अभी आप देखते जाएं गेम कैसे चलती है, कैसे चलती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हर मामले की तह में कई मामले होते हैं जिनका अभी अहाता किया सेठी साहब।